हेलो एंड वेलकम इन साइंस जोन फिजिक्स। आइए आज देखते हैं ऑप्टिक्स के इस सीरीज़ में नीट और जे एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लगा हुआ है। इफ़ द सोर्स ऑफ लाइट यूज्ड इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स इज चेंज्ड फ्रॉम रेड टू वायलेट देन ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। द कंजिक्यूटिव फ्रिंज लाइन विल कम क्लोजर। बी में दिया हुआ है द सेंट्रल ब्राइट fringe will become a dark fringe. The fringe will become brighter. D में दिया हुआ है the intensity of minima will increase. मतलब ये हुआ कि अगर जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो रेड लाइट यूज किया जा रहा था उसके जगह पे अगर वॉयलेट लाइट यूज करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे क्या असर पड़ेगा फ्रिंजेज पैटर्न पे। तो हम देख सकते हैं कि रेड की जगह पे वायलेट यूज़ किया जा रहा है। तो रेड और वायलेट की अगर हम फ्रिंज स्लिट विड्थ अगर बनाते हैं, आपका स्लिट यहाँ पे S1 और S2 और सोर्स आपका S हो गया, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगा इस स्लिट और इस स्लिट से, तो यहाँ पे जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन पे जा कर के जब इंटरफेरेंस पैटर्न जब बनेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के कारण, तो वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सोर्स के लाइन सेंट्रल लाइन से जो लाइन मिलाते हैं हम लोग, वो होता है सेंट्रल मैक्सिमम। यहाँ से जो हो दूरी होता है हर एक फ्रिंज का, वो हम लोग मान लेते हैं y। यहाँ से जो दूरी होता है, जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है nth डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज, ठीक है, nth डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज। तो उसके लिए फॉर्मूला चलता है yn बराबर n लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। डी क्या है, तो स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हो गया। स्मॉल डी क्या है, तो दोनों स्लिट के बीच की दूरी हो गया। लेमडा क्या है, वेवलेंथ। तो यहाँ पे रेड से वायलेट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। तो रेड का जो वेवलेंथ है, रेड का जो वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ वायलेट। तो उस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस भी, अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो वर्टिकल डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस अगर इंक्रीज करता है तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमम से जो दूरी है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का, वो बढ़ जाएगा। अगर वेवलेंथ कम होता है तो वर्टिकल डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो वायलेट के लिए वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस स्थिति में हमारा जो फ्रिंज होगा वो सेंट्रल मैक्सिमम के क्लोज में आ जाएगा, यानी कि कम क्लोजर हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में कह रहा है कि द कंजिक्यूटिव फ्रिंज लाइंस विल कम क्लोजर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए एक बार और समझते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो लाइट यूज़ किया जा रहा है वो लाइट रेड से वायलेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो उसी स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा कि जब रेड से वायलेट में ले जा रहे हैं तो वेवलेंथ हमारा डिक्रीज करेगा। तो जब वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो सेंट्रल मैक्सिमम से जो nth ब्राइट फ्रिंज होगा उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस वो भी कम डिक्रीज कर जाएगा। तो जब डिक्रीज करेगा तो हमारा जो वर्टिकल जो डिस्टेंस हो जाएगा किस चीज़ के लिए, तो वायलेट के लिए, वो कम हो जाएगा। किससे, तो रेड की तुलना में, क्योंकि वेवलेंथ क्या हो जा रहा है, वायलेट का कम हो जा रहा है। तो जब वेवलेंथ कम होगा तो आपका वर्टिकल डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जब वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि nth ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस है वो सेंट्रल मैक्सिमम से जो कम हो जाएगा, तो सब के सब फ्रिंजेज क्या होंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमम के नज़दीक आ जाएगा। तो इस तरह से कंजिक्यूटिव फ्रिंजेज लाइंस विल कम क्लोजर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म इज मिनिमम व्हेन, ऑप्शन आपका दिया हुआ है इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर सिमेट्रिक टू द प्रिज्म। बी में दिया हुआ है द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू इट्स बेस। और सी में दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दैट ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस। डी में दिया है एंगल ऑफ इमर्जेंस इज डबल द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये हुआ, कह रहा है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो कब होगा, एंगल ऑफ डेविएशन जो प्रिज्म के द्वारा किसी रे ऑफ लाइट जब प्रिज्म से पास करता है तो वो मिनिमम कब होगा। तो इसके लिए ऑप्शंस है, तो देखते हैं इस
ऑप्शन से तो समझते हैं इसको। व्हेन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर सिमेट्रिक टू द प्रिज्म, इसका मतलब हुआ कि सिमेट्रिक का मतलब हो गया कि अगर इंसिडेंट रे, अगर जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है यहाँ पे इमर्जेंट रे, देखिए ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, एंड ये हो गया आपका इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे सिमेट्रिक होने का मतलब हो गया एक ही दिशा, एक ही डायरेक्शन में बन जाए। इसका मतलब हुआ ये इस तरह से अगर हो जाए, ये अगर इस तरह से हो जाए तो ये जो वाला एंगल होगा वो दोनों इक्वल हो जाएगा और सेम दिशा में हो जाएगा। उस स्थिति में हमारा डेविएशन क्या हो जाएगा, लगभग जीरो हो जाएगा। जो डेविएशन हो रहा है, रे को जाना चाहिए था ऐसे, रे चला गया ऐसे, इसका मतलब ये हुआ कि डेविएशन हुआ। तो रे अगर सीधा आता, ये भी सीधा ही निकल जाता तो डेविएशन नहीं होता। तो उस स्थिति में डेविएशन को कम करने के लिए दोनों रे को क्या करना होगा, सिमेट्रिक करना होगा। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर कह रहा है द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू इट्स बेस, मतलब हुआ रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के बेस के पैरेलल होना चाहिए। जब पैरेलल होगा तभी तो सिमेट्रिक हो सकता है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, अगर सिमेट्रिक हो जाएगा तो उस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल हो जाएगा। और दोनों उस स्थिति में क्या हो जाएगा, इक्वल होने के साथ साथ एंगल ऑफ डेविएशन भी मिनिमम हो जाएगा और ये आपका रे पैरेलल रह जाएगा बेस के। इसका मतलब कह रहा है रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू इट्स बेस। तो ऑप्शन बी भी आपका सही है। और ऑप्शन सी देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दैट ऑफ द एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ये क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इमरजेंट के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि इक्वल होगा तभी तो सिमेट्रिक होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी भी सही है। एंगल आपका ऑप्शन डी देखते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस इज डबल द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कतई नहीं होगा। यानी कि इमरजेंट एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस जो होगा वो अगर डबल हो जाए इससे तो ये कभी भी मिनिमम डेविएशन नहीं दे सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है और सी आपका, यानी कि ऑप्शन तीनों सही है, ए बी सी। यानी स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन है, रीजन एजर्सन वाला क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट ए बी एंड सी तीनों के तीनों आपका सही होगा। फिर से देखते हैं, कह रहा है कि इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे आर सिमेट्रिक टू द प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म के सिमेट्रिक होना चाहिए। यानी कि आपका रे अगर आ रहा है, अगर इंसिडेंट रे, तो इमरजेंट रे भी आपका सीधा अगर चला जाएगा तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड और इमरजेंट रे तीनों के तीनों बेस के पैरेलल भी हो जाएगा, एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और आपका मिनिमम डेविएशन भी हो जाएगा। यानी कि मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या हुआ, ये डेविएशन अगर जीरो हो जाता तो रे जिस दिशा में आ रहा है उसी दिशा से निकल जाना चाहिए। तो मिनिमम डेविएशन कब हम अचीव कर सकते हैं, तो उस स्थिति में हमारा ये जो रे है और ये जो रे है दोनों पैरेलल हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए प्रिज्म के बेस के, तो उस स्थिति में हमारा मिनिमम डेविएशन आपका अचीव होगा। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे आर सिमेट्रिक टू द प्रिज्म, ऑप्शन नंबर ए सही है। बी में रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू द बेस, ये भी सही है। यानी कि बेस के पैरेलल होना चाहिए, ये जो रे है रिफ्रैक्टेड रे ये आपका बेस के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। फिर से देखते हैं, सी नंबर देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दैट ऑफ द एंगल ऑफ इमरजेंस। जब ये दोनों अगर एक डायरेक्शन में आ जाए, सिमेट्रिक हो जाए, तो इस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, आपका एंगल जो होगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा हर हालत में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही होगा। डी कह रहा है कि डबल द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कभी सही नहीं होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कह रहा है ए फ्रिंज विड्थ ऑफ 6 mm was produced for 2 slits separated by 1 meter apart. The screen is placed 10 meter away. The wavelength of light used is x nanometer. The value of x to the nearest integer is fill in the blank। सही है, इसमें आपको आंसर देना है कि x का वैल्यू क्या होगा। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपका जो फ्रिंज विड्थ है वो आपका 6 mm हो और जो स्लिट्स है वो 1 मीटर से सेपरेटेड हो, तो अगर फिगर के द्वारा समझे इस चीज़ को तो ये आपका सोर्स हो गया, ये स्लिट S1 और S2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये जो स्लिट होता है, ये स्लिट का अगर हम बात करें, दोनों का जो डिस्टेंस होगा D, इस D का वैल्यू दिया हुआ है कितना, आपका 1 मीटर अपार्ट, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखते हैं, अगर स्क्रीन यहाँ पे है तो इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त करने के लिए आपका जो
सेपरेशन होता है स्लिट से स्क्रीन की जो, वो होता है कैपिटल डी। ठीक है, तो इंटरफ्रेंस पैटर्न जब मिलता है तो उस स्थिति में हमारा क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव पैटर्न प्राप्त होता है, जिसमें आपका क्या होता है, ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनता है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं दोनों स्लिट से आपका रहा है, तो ये आपका जो फ्रिंज बनेगा वो आपका क्या देखा जाएगा इसमें, इस फ्रिंज में, तो आपका फ्रिंज विड्थ जो होगा बीटा बराबर होता है लेमडा डी बाई डी। ये दोनों के लिए होता है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए। तो इसमें कह रहा है कि आप वेवलेंथ बताइए, वेवलेंथ ऑफ लाइट x नैनोमीटर है, तो फिर x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान जो दिया हुआ उस मान को इसमें पुट करते हैं, क्योंकि ये ब्राइट और डार्क दोनों फ्रिंज के लिए आपका इक्वेशन होता है, यानी कि ये फ्रिंज विड्थ है। फ्रिंज विड्थ जो होता है बीटा से नोट करते हैं, बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी। लेमडा वेवलेंथ, डी द डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन, एंड डी स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। तो यहाँ पे आपका लेमडा दिया हुआ है कितना, फ्रिंज विड्थ आपका दिया हुआ, बीटा का वैल्यू दिया हुआ 6 mm। ठीक है, और उसके बाद आपका सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल डी दिया हुआ है आपका 1 mm। ठीक है, और स्क्रीन इज 10 प्लेस्ड 10 मीटर अवे, यानी स्क्रीन कहाँ पे रखा हुआ है 10 मीटर, यानी कैपिटल डी का वैल्यू दिया हुआ 10 मीटर। तो कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड x नैनोमीटर, तो वेवलेंथ का वैल्यू दिया हुआ है x नैनोमीटर। तो फिर आपका x का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें मान रख लीजिए। अगर इस वैल्यू को रखते हैं तो यहाँ पे आपका mm है, इसका मतलब हुआ 6 × 10⁻³ मीटर। नैनोमीटर है, यहाँ पे नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर का मतलब हो गया 10⁻⁹ आपका मीटर हो जाएगा। ये आपका 10 मीटर है। ठीक है, और ये आपका x का वैल्यू दिया हुआ है, तो x × 10⁻⁹ मीटर। और इस वैल्यू को रख देंगे, इस फार्मूला में सॉल्व करेंगे। इधर देखते हैं आपका मान रखने पे कितना होगा। आपका बीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा 6 × 10⁻⁻3, 6 × 10⁻⁻3। आपका लेमडा का वैल्यू हो जाएगा x × 10⁻⁹, और आपका हो जाएगा डी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर, तो 10 हो जाएगा, और आपका स्मॉल डी का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁹। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 10⁻⁹ से 10⁻⁹ कट गया, ये 10 जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर बच जाएगा 6 × 10⁻⁻, कितना आपका 6 का वैल्यू दिया हुआ है -4। एक बार देखते हैं, ये आपका जो d का वैल्यू वो आपका सेपरेट बाय डिस्टेंस 1 मीटर, यानी d का वैल्यू 1 mm है, ये आपका मीटर में ही है, मिलीमीटर है, तो मिली का हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, तो 10⁻³ यहाँ पे रख करके चेक करेंगे। इस तरह से आपका मान रखने पर इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 × 10⁻⁶। इसको ले आकर डिवाइड करेंगे तो इसमें हो जाएगा 10⁻⁸, ये आपका x का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से आपका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, आपका 10⁻⁻, x का वैल्यू हो जाएगा कितना 6 × 10⁻²। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करें तो आपका हो जाएगा कितना 600। x का मान आपका 600 होना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस मतलब होता है कन्वेक्स लेंस, इज 1.4, यानी कन्वेक्स लेंस का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इफ इट इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपने ही जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू वाले किसी मीडियम में अगर उसको प्लेस किया जा रहा है तो फोकल लेंथ क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये आपका कोई मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका मान लेते हैं μ1, और इसी में ले आकर के कन्वर्जिंग लेंस मतलब लेंस रख देते हैं कन्वेक्स लेंस। तो इस मीडियम में जब लेंस रखेंगे तो इसका अपना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो μ2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि μ1 = क्या चीज़, μ2। जिस मीडियम में इसको रखा गया है
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो आपका इक्वल है उस मीडियम के। तो यहाँ पे हम लोग अगर इस वैल्यू को पुट करें तो फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ के लिए 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। मतलब दोनों फेसेस का, दोनों सरफेस का जो रेडियस होगा वो आपका r1 r2 होगा। तो ये होता है r1 और ये होता है r2। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम हो गया। तो जब सेम है तो यहाँ पे दोनों का मान अगर सेम होगा तो अगर रखेंगे यहाँ पे तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का मान अगर सेम है तो μ2/μ2 कर सकते हैं μ1 के जगह पे। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा r1 -1/r2। तो कट करके 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि 1/f का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। 1/f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कट के 1 हो गया तो 1 में से 1 गया 0, 0 पूरा 0 कर दिया तो 1/f का वैल्यू 0 होता है। f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/0, मतलब इनडिफाइंड, अनडिफाइंड होता है तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका f का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन नीट और जेई में पूछे गए हैं 2020 और 21 में। तो आई होप आपको सब क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।